हाय एवरीवन। आज हमारे साथ हैं उज्जवल, जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है और मुझसे मतलब काफी इनिशियल स्टेज से पढ़ रहे हैं। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, बहुत यंग एज में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। उनके सामने जो चैलेंजेस आए, जो उन्होंने स्ट्रेटेजीज फॉलो करी है स्टार्ट करने में प्रैक्टिस, क्या उनकी जर्नी रही है, वही सब हम आज उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो मतलब आपको आज पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इतनी छोटी एज में ये सब अचीव किया है, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज हैं, क्या चैलेंजेस है, और जो भी नियर बाय सारी बातें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उज्जवल, सबसे पहले तो वेलकम आपका। आप एक बार सबको अपना इंट्रोडक्शन देना। मैं उज्जवल सोनी, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने बीकॉम किया हुआ है एंड अभी मैं सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरी एज 22 इयर्स है। परफेक्ट। हाँ, सो अयोध्या सिटी तो बहुत अच्छी है। अब तो वहां पे यस सर। मतलब पहले से ही इतनी फेमस है और न्यूज में तो अब कॉन्टिन्यूसली आई जा रही है राम मंदिर के जी कारण। जी। तो अभी देखना यस हुआ है सर। वैसे वहां पे आपका अयोध्या का क्या नया हाँ सर, कंस्ट्रक्ट? गया हूँ बट अभी तो बन ही रहा है। हाँ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अच्छा, तो जैसे आपने सबसे पहले तो आप ये एक बार शेयर करिए कि आपको पता कैसे चला था मेरे बारे में कि जो स्पार्शियस है या क्लासेस है, तो वो फर्स्ट टाइम कैसे आपकी नॉलेज में आया था? सर, मैं पहले बार पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे मैं ये जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में मुझे पता चला था। मैं सीए का स्टूडेंट था पहले, तो कुछ ओके। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। हम्म। तो फिर मैं जीएसटी और टैक्सेशन में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं जो है सर्च कर रहा था, तो वहां पे गया था। उस टाइम पे ज्वाइन करने ही जा रहा था कि 2 दिन ओके। बाद लॉकडाउन लग गई थी। ओके। तो उस लॉकडाउन पीरियड में मैंने गूगल पे सर्च किया काफी, तो मुझे यूट्यूब पे आपका वीडियो मिला था। एंड अच्छा मेरी हुआ जिद वो। एक होती है, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी जिद होती है कि मुझे कुछ चाहिए होता है, तो बचपन से ही मेरा ये जिद रहा है, मुझे कुछ चाहिए तो तुरंत चाहिए। तो ये मैं लॉकडाउन में ही आपका क्लास ज्वाइन किया था, तो ये बहुत बेसिक अच्छा से हुआ स्टार्ट आपने किया था उसके वहां बाद। पे ज्वाइन नहीं किया, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट ना बन पाते। एक जी गोल्डन स्टूडेंट हम लूज कर जाते अगर आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया होता कहीं और। जी जी जी। सो और सर फिर उसके हाँ बाद जीएसटी का, फिर इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट मैंने सारी क्लासेस आपकी की हुई है। हाँ, सो मेरे ख्याल से जब आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तब सारे कोर्सेज अवेलेबल भी नहीं थे उस टाइम पे, सिर्फ जीएसटी और यस सर। इनकम टैक्स का रिगार्डिंग ये कोर्सेज थे। जीएसटी था आई थिंक सबसे पहले तो उस टाइम पे जब आपने ज्वाइन किया था, यस सर। है ना? फिर मतलब आज भी ये चीज होती है कि जब भी कोई कोर्स लॉन्च होता है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है, उज्जवल सोनी परचेज दिस कोर्स। मतलब जैसे कोर्स लॉन्च हुआ, उज्जवल को वो परचेज करना है। मतलब ये जो डेडिकेशन और सीरियसनेस होती है ना, वो मुझे मतलब काफी अपीलिंग होती है। और दैट्स वाई कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो अब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका नेम नहीं याद होता है या हम नहीं जानते हैं, बट आपको जैसे जानता हूँ तो उसका एक रीजन ये भी है कि हर बार मतलब ये होता है ना कि कोर्स लॉन्च हुआ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन उज्जवल सोनी, तो अच्छा उज्जवल सोनी परचेज कर रहे हैं, सो मींस ही इज सो मच डेडिकेटेड एंड सीरियस कि इतने पहले से ऐप डाउनलोड किए, इतनी सारी नोटिफिकेशंस भी है, सब कुछ है। तो अब नोटिफिकेशंस रिपीटेटिव भी होती हैं वहां पे। कोर्सेज आपने पढ़ लिए हैं तो अभी उसमें कुछ न्यू नहीं है, तब भी आपने ऐप यूज कर रहे हो, और नया कोर्स आते ही एकदम जैसे ही आया आपने एकदम परचेज कर लिया विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। सो वो यस सर। सीरियसनेस जो होता है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, जब सर आप एक्चुअली जहाँ पे सर एक्चुअली जहाँ पे आपका नाम आता है, तो वहां पे मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मैं कोर्स तुरंत ले लेता हूँ। एंड ओके। मुझे जिस चीज की थोड़ी भी नॉलेज होती है, जैसे एमएसएमई हो गया, ये सब तो मुझे पहले से भी आता था, मैं करता था। बट आपका कोर्स आया तो मैं सोचा एक बार परचेज करता हूँ, हो सकता है कुछ अलग से नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। करेक्ट है, करेक्ट है। और ये चीज मतलब वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर आपने कुछ चीज सीखा है ना, तो अगर आप किसी दूसरे से भी सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक एडिशन नॉर्मली मिलता है, अगर क्वालिटी है उसमें तो एक छोटा ही एडिशन मिले तो रहता ही है वो एडिशन जी वहां पे। अच्छा, तो जैसे आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, आज तो आपने ऑफिस ओपन किया है, सब कुछ है, तो इनिशियली जो आपने टैक्सेशन में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो क्या आपने स्टार्टिंग में ही ऑफिस ओपन किया था या ऑफिस ओपन करने से पहले भी आपने क्लाइंट्स को रीच करना शुरू कर दिया था?
आ रही है क्या अभी आपको आवाज? यस सर, यस। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जब आपने स्टार्टिंग में ऑफिस ओपन किया था तो उससे पहले भी क्लाइंट्स को रीच करना शुरू कर दिया था, या पहले आपका ऑफिस ओपन हो चुका था उस टाइम तक? नो सर, पहले मैं कोर्स करने के बाद मैं एक फर्म में ज्वाइन किया था, अप्रोक्स 3 to 4 month ओके। मैंने वहां पे वर्क किया था जी। उसके बाद फिर मैं अपना ऑफिस ओपन किया था। ओके, तो अभी तो आप कौन कौन सी सर्विसेज वहां पे दे रहे हो जैसे क्लाइंट्स का रहता है? सर अभी तो जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ट्रेड लाइसेंस, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तो मैं जिस दिन आपसे क्लास लिया था उस दिन मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, और ओके। पता नहीं कैसे उस टाइम पे आपका कोर्स भी आया था, तो मैं 2 दिन में ही कोर्स कंप्लीट करके और उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया था। वेरी गुड। और और ये अप्रूव हो गई थी रिपोर्ट? यस अप्रूव? सर। बहुत अच्छी। जी जी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियली में मतलब ये यस बहुत सर। मैटर कर, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अप्रूवल सिस्टम है ना, ये बहुत मैटर करता है कि फर्स्ट टाइम में अप्रूव हो जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी चीज है कि वन टाइम में नॉर्मली होती ही नहीं है अप्रूव, और फर्स्ट प्रोजेक्ट यस रिपोर्ट वो अप्रूव होगी तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। हाँ सर, सो वो अच्छा लक ही था ऐसा कि लक ही ऐसा था कि आपका कोर्स भी आया और मैंने करके दे भी दिया। ओके ओके। अच्छा एक और चीज कोई प्रॉब्लम। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था। अभी जैसे आपने कहा कि आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? तो क्या जी कभी ऐसा बेनिफिट आपको लगा है कि जैसे लेट से आपका मेन फोकस है जीएसटी, है ना, कि अपना मेन जो कमांड है वो जीएसटी पे हो गई, बट जीएसटी के क्लाइंट्स आपको दूसरे किसी वर्क के कारण मिले हो, ऐसा यस कभी हुआ है क्या आपके साथ? जी जी। सर मतलब जैसे इनकम टैक्स के हाँ। क्लाइंट है हमारे, तो हम्म। वो भी हमें जीएसटी का वर्क देते हैं, या फिर मैं जैसे इनकम टैक्स का वर्क करता हूँ, तो हम्म। फिर मुझे वहां से 2-3 रेफरेंस और मिल ही जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो बेनिफिट मतलब रहता है। यस सर, हाँ क्योंकि आप। अब सब क्वालिटी देखते हैं, जब वर्क किसी को पसंद आ जाता है तो फिर देते हैं, और भी क्लाइंट्स देते हैं। राइट। अच्छा एक चीज और, मतलब क्योंकि मेरा पूछना इसका में तो मेन पर्पस यही था कि स्टूडेंट्स जैसे ही क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, मैं तो अपनी तरफ से उनको एडवाइस कर देता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपने तो एज अ स्टूडेंट उसको फॉलो किया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जब हम मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, कि एक से ज्यादा सर्विसेज क्लाइंट को दे रहे हैं, तो क्लाइंट हमारे पास ज्यादा आते हैं, क्योंकि क्या है कि एक सर्विस यस से एंटर कर रहे थे तो अभी दूसरी सर्विस में भी वो हमसे चाहेंगे, और क्लाइंट को भी ये रहता है कि एक ही प्लेस पे ज्यादातर सर्विसेज मिल जाए, है ना? यस सर। तो ये बेनिफिट वहां पे रहता है। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके जो भी जहाँ पे भी आपका ऑफिस है अयोध्या में, नियर बाय और भी एडवाइजर्स होंगे, सीए होंगे, एडवोकेट्स होंगे या एडवाइजर्स होंगे, यस है वहां सर। पे? अच्छा, सर तो मेरे कभी हाँ। मेरे सर मेरे मार्केट में 7 से 8 एडवाइजर हैं, और बाकी सीए भी हैं, और एक एडवोकेट हैं जिनके पास मैं सबसे पहले गया था उनसे कि हम्म। मुझे सीखना है, तो हम्म। वो बोले कहाँ से बिलोंग करते हो, मैंने अपना एड्रेस बताया, तो एक्चुअली मेरे पापा की ज्वेलरी की शॉप है, और ओके। वो भी मेरे पापा का वर्क करते थे, और अच्छा। तो उन्होंने जब सुना तो वो बोले बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, और ओके। आज उनके ही 7 क्लाइंट मेरे क्लाइंट हैं। आज ये उनके ही कुछ क्लाइंट मेरे हैं। यस सर। ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब इस तरीके की सक्सेस मिलती है ना। और मतलब जैसे इतने सारे आपके, अगर मैं कहूँ, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली इस चीज को बोलते हैं कि कंपटीशन है उनके एरिया में, तो क्या आपको मतलब ऐसा लगा कि कंपटीशन उसके कारण आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे नहीं सी? सर, अगर कंपटीशन है तो अगर किसी को सर्विस अच्छी मिल रही है तो फिर वहां पे जाता है, ऐसा नहीं है कि एडवाइजर तो बहुत सारे हैं, बट हम्म। अगर हम सर्विस अच्छा देते हैं, फीस हमारी मतलब उस हिसाब से सही है, तो हम्म। फिर यहीं पे आएंगे क्लाइंट्स। है ना? तो कुछ और तो जाते हैं बट बोलो। कुछ। यस सर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बात पूरी करिए अपनी। कुछ क्लाइंट्स तो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, जो जिससे मैं बात कर लेता हूँ एक बार, तो वो बात करने के बाद भी कुछ आ जाते हैं वापस, ऐसा होता है।
यही चीज मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि मतलब जब आप एक से ज्यादा मतलब आपके उसमें सीएज हैं या कंपटीशन जिसको कह देते हैं कि और भी मार्केट में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है और आपकी क्वालिटी और आपकी कन्विंसिंग पावर, ये तीन चीजें सिर्फ आप में है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं। और डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं तो उसका मतलब क्या है कि कभी भी कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो आपको अपनी यस अपनी सर। यूनिकनेस उसमें लेके आनी है। और अच्छा, जैसे कोर्स के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड हैं कि क्लाइंट कैसे बनाने हैं या क्लाइंट को कैसे रीच करना है, उसमें मैंने कई चीजें जैसे बता रखी है कि विजिटिंग कार्ड का बनाना है या ऑनलाइन थोड़ा बहुत प्रमोशन करना है, लोगों से मिलना है तो उनको इंट्रोड्यूस करना है। इनमें से आपने क्या चीजों को फॉलो किया है क्या? यस सर। सर मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी काफी बने हुए हैं, जैसे जस्ट डायल पे मैंने अपनी लिस्टिंग की हुई है, गूगल पे की हुई है, उसके बाद फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है, तो वहां से भी क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। मतलब जो स्ट्रेटेजीज वो बताई हैं उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। यस सर, यस सर। तो कभी कभी फेसबुक के ऐड के थ्रू आते हैं। हम्म तो जैसे ऑफलाइन मेथड में भी मैंने उसमें कवर किया था कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना है। तो ऑफलाइन वाले में विजिटिंग कार्ड हो गया कि जिस तरह से डिजाइन करना है वो सब चीज। तो मुझे ये याद है कि आपने जब ब्रांड का नाम रखा था आपने मुझसे कंसल्ट किया था, डिजाइन भी कंसल्ट किया था कि सर ये सही है ना? वो विजिटिंग कार्ड का भी आपने मुझसे डिस्कस किया था। और मतलब मुझे आज भी वो याद है पूरा डिजाइन आपका। सो जो एक सेकेंड, हाँ, तो जो आपने विजिटिंग कार्ड थे आज शेयर करते हो अगर किसी के साथ, तो उसका इम्पैक्ट उसमें आता है क्या, मतलब उसको बेनिफिट मिलता है? यस सर। सर मैंने विजिटिंग कार्ड अपना दिया था कई शॉप्स पे स्टार्टिंग में जाके, फिर वहां से 6 महीने बाद कॉल आ रहा है कि सर आपने मुझे कार्ड दे के गया था और आप आइए, मुझे आईटीआर फाइल कराना है या ऐसा कुछ भी सर्विस होती है तो वो लोग बुलाते हैं। मतलब एक चीज है कि आज भी विजिटिंग कार्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। यस सर। है ना? ये चीज मैं समझाता हूँ कि विजिटिंग कार्ड हमें लगता है अब कौन यूज करते हैं, क्योंकि हम यूज नहीं करते नॉर्मली। अभी क्या होता है, किसी का कांटेक्ट चाहिए तो डायरेक्टली मोबाइल में सेव करते हैं। मोबाइल में सेव होने के अपने बेनिफिट्स हैं, बट विजिटिंग कार्ड होने के अभी, क्योंकि जो अगर मैं कहता हूँ ना कि 30 अबव एज के लोग हो गए नॉर्मली, तो वो आज भी कन्वीनियंट है पुरानी जो हैबिट है उससे। और क्लाइंट नॉर्मली क्या होंगे, शॉपकीपर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, कहीं ना कहीं वो 30 अबव एज के होंगे। अगर कोई नई जनरेशन का भी पर्सन है तो उनके पेरेंट्स उस शॉप के मेन डिसीजन मेकर होंगे। तो उनको आप कार्ड देंगे ना, आज से 2 साल बाद भी उनके पास वो कार्ड सेव रहेगा। मैंने देखा था पहले, मतलब बहुत सारे बुकलेट बना के रखते थे कार्ड्स की, विजिटिंग कार्ड की, उसमें सेव करके रखते थे इतने सारे कार्ड्स का पूरा, कि जब कभी ढूंढना हो इजिली ढूंढ सकते हैं। अब फोन में क्या होता है, मेरे फोन में कम से कम 3000 कॉन्टेक्ट्स होंगे, और वो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, मतलब जो बिजनेस के हो गए वो अलग कॉन्टेक्ट नंबर है, ये पर्सनल। बट कभी ध्यान ही नहीं आता कि अच्छा उस पर्सन का भी नाम लिया था, सेव किया था, नहीं किया था। कार्ड में वो फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। अच्छा, जैसे सर एक्चुअली मैंने जो अपना कार्ड भी बनाया हुआ था, मैंने खुद डिजाइन किया हुआ था। और उसके बाद उसको मतलब एक यूनिक सा कार्ड लग रहा था, तो इस वजह से उसको लोग रखते भी हैं। अभी है क्या आपके पास? अभी यस सर। विजिटिंग का एक बार दिखाना यस बाकी सर। इसका। हाँ, थोड़ा सा इधर करिए आप। हाँ, अब ग्लोसी वाला ही आपने करा है ये प्रिंट, है ना? एक बार टर्न करना आप इसको। डबल साइडेड है, सिंगल साइडेड है? डबल साइडेड है, मतलब उसी, हाँ हाँ, दिख गया, क्लियर आ गया आपका। सो उसी के हिसाब से डिजाइन हुआ जो मैंने बताया था। जी, जो, डिजाइनिंग मैंने खुद ही की। हाँ, डिजाइनिंग आपने करी है। ये ग्लोसी शाइन वाला जैसे बता रखा है ना, इसकी अट्रैक्शन एकदम डिफरेंट आता है, डबल साइडेड क्वालिटी वाला। महंगा होता है मार्केट में, हम वो बल्क में परचेज करते हैं, 40-50 पैसा में हो जाता है। ये 2 रुपए तक चला जाता है एक कार्ड। बट जी कितना जी फर्क पड़ जाएगा कॉस्ट में? हमें कोई ऐसे तो है नहीं कि 20-30 हजार लोगों को देने हैं, हमें देने हैं 100-200-500, तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और क्वालिटी एकदम अट्रैक्ट करती है। और बाकी कार्ड्स के बीच में भी ना एकदम हार्ड अलग से निकल के आता है पेपर। यस सर, ये जैसे भी, एकदम अलग सा लगता है। हाँ, उस चीज का बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे आपने फर्स्ट क्लाइंट आपके बने थे, उस टाइम की जर्नी कैसी रही थी, मतलब कहाँ से आए थे वो क्लाइंट, क्या चैलेंजेस रहा था आपके सामने? सर स्टार्टिंग में तो मेरे पास गूगल से ही एक क्लाइंट आए थे,
और वो काफी दूर का, इस समय वो सिक्किम में है। ओके। तो उनका तो वर्क मैं पूरा ऑनलाइन ही देखता हूँ। और वो जो आए थे तो उन्होंने पहले थोड़ा सा अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, टीआरएन जनरेट किया हुआ था। तो वो बोले आप फीस किस चीज की लेते हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट तो कोई फीस रखी नहीं है। मैंने कहा सर, डॉक्टर भी जब पर्चे पे दवा लिखता है तो वो 2 रुपए के पर्चे पे दवा लिखता है। तो आप उससे पूछते हैं कि आपने किस चीज का 600 रुपए या 700 रुपए लिया। करेक्ट तो करेक्ट। उस तरह उसकी नॉलेज है और मेरी भी नॉलेज है, मैंने उसकी पढ़ाई की है तो उसकी मेरी फीस है। तो फिर वो तुरंत दिए थे और अभी तक वो मुझसे ही काम करवा रहे हैं। और अब तो उनका काम भी मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैं उनका काम करता हूँ तुरंत मुझे पेमेंट भी मिलती है। राइट राइट। और मतलब ये चीज ना सिर्फ इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि अभी आप तो नया स्टार्ट हुआ या आप सीए नहीं है। मैंने एक चीज देखी है कि जो सीए होते हैं ना, मतलब काफी टाइम से प्रैक्टिस में भी है, वो क्रेडिट पे वर्क करते हैं। मतलब काम किया, पेमेंट आ रही है आराम से क्लाइंट से, अभी आ रही है, फिर कॉल करो अगले साल तक लगे, ऐसा पेमेंट का लगता है। मैं मानता हूँ कि अगर आपके में पास क्वालिटी है, आप क्लाइंट की जरूरत हो, क्लाइंट को पता है कि मेरा काम यहाँ पे सही हो रहा है, वो पेमेंट आपको एडवांस भी करेगा। अगर आप उससे कहेंगे ना कि मुझे 50% चाहिए पेमेंट एडवांस, तो एडवांस मिलेगी। मतलब मुझे नहीं लगता है आज तक मैंने कोई भी वर्क ऐसा किया हो जहाँ पे मैंने कहा हो कि पेमेंट आप बाद में करना। फ्रेंड सर्कल हो गया या कोई नॉन पर्सन हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई क्लाइंट है कि आपको एडवांस पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका वर्क होगा। और रियलिटी ये होती है कि आपका ना 90% क्लाइंट मना नहीं करते। अगर आप उनको सिंपली अपनी कन्विंस कर लेते हैं इजिली, तो 90% मना नहीं करते। और आप टेंशन फ्री हो, आप कभी डेडिकेटली वर्क कर पाते हो, क्योंकि ये रिलैक्स है कि पेमेंट कहीं जाएगी नहीं। यस सर। है ना। और अच्छा, जैसे आप अयोध्या से हैं, तो वहां पे मेन सिटी से हैं या थोड़ा रूरल एरिया है, किस तरह से है आपका? नहीं नहीं सर, मैं अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर हूँ। मतलब रूरल एरिया आ गया आपका। यस सर। अब रूरल एरिया में मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक नॉर्मली ये क्वेश्चन भी आता है कि सर हम ना मेन सिटी से नहीं है, मतलब हमारे पास तो क्या है कि हम किसी गांव से हैं या किसी टाउन से, कस्बे से, ऐसी लोकेशन से हैं। वहां पे तो लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा, या लोग पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ, या क्या आपके एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे आप मेन सिटी से ना होते हुए आप एक रूरल एरिया से या टाउन से वैसे हो गए, तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका वर्किंग का? सर स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मेरा काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा, मुझे सिटी में होना चाहिए था, ज्यादा अच्छा वहां पे रहता। बट धीरे धीरे देखा कि बिजनेस यहाँ पे भी ग्रो हो रहे हैं, और कुछ नहीं है तो स्कूल है और भी गवर्नमेंट, मतलब वो है जो कि वहां से हमें कुछ नहीं तो आईटीआर का वर्क तो स्टार्टिंग में मिलेगा ही। क्योंकि मैं अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहां का पूरा इस समय टीचर का आईटीआर मैं खुद फाइल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और वहां से मुझे ट्रीट भी मिली थी, मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, राइट। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी फाइल को एक्सपर्ट को दिखाया हूँ, और वो बोले इतने कम टाइम में इतना अच्छा वर्क कोई नहीं कर सकता। तो वहां से मुझे फिर ट्रीट मिली। करेक्ट करेक्ट। तो रूरल एरिया में ना अपने प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर जैसे जो बाकी व्यूअर्स हैं मैं उनके साथ भी एक बार शेयर करूं, तो अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आप ये मत सोचो कि मैं मेन सिटी से नहीं, क्योंकि मेन सिटी में जाएंगे ना तो लोग आपको जानेंगे नहीं। लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैं एनसीआर में हूँ, तो एनसीआर के अपने प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है कि वहां पे आपको क्लाइंट, बड़े क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, हर तरीके के क्लाइंट आपको मिलेंगे, मार्केट बड़ी है। बट प्रॉब्लम भी क्या है कि लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, वहां पे प्रमोट करना अपने आप को एक चैलेंज है। रूरल एरिया में क्या होता है, आपने ऑफिस स्टार्ट किया ना, एक तो आपका और आपके पेरेंट्स का सर्कल इतना ज्यादा वाइड होता है कि लगभग हर कोई वहां पे आपको जानता है ऑलरेडी। और जैसे आपने ऑफिस ओपन किया ना, एडवर्टाइजमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। एकदम सबको पता चल जाता है कि अच्छा उज्जवल ने ऑफिस ओपन किया। आपने स्कूल में आपके एक टर्म से, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो एकदम सबको पता चलता है। और वहां पे क्योंकि आपका पर्सनल अटैचमेंट ऑलरेडी है उनके साथ, तो क्लाइंट्स जल्दी भी आते हैं। और फिर जैसा आपने कहा ऑनलाइन, अब ऑनलाइन के टाइम में तो फर्क ही नहीं पड़ता है आप कहाँ हो, क्योंकि वो तो सिक्किम में, आप यहाँ पे कभी मिले भी नहीं। अब आप ही देखिए ना, मतलब कितने, मेरा जो मैक्सिमम वर्क रहता है, मैं भी उस वर्क में ज्यादा बिलीव करता हूँ जो ऑनलाइन हो। टेंशन कम होती है, क्लाइंट को अटेंड करने में टाइम वेस्ट नहीं होता।
क्लाइंट को क्या है, कॉल पे डेटा दिया, काम हुआ, लो भाई पेमेंट आई, बात खत्म। पर्सनल में क्या होता है, फेस टू फेस में आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो उधर की बात भी होगी। तो ऑनलाइन का वर्क तो ज्यादा बेटर रहता है ये। अच्छा, अभी आपने जैसे एक चीज और बताई थी, आप सीएस कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी मैनेज कर रहे हो, चैलेंजिंग यस होता सर। होगा। सर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और पापा की शॉप भी देखनी पड़ती है। ओके ओके ओके, फिर थर्ड बर्डन भी है एक, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर मतलब दिन भर दुकान पे हूँ तो रात को यहाँ पे काम करता हूँ, और अपना पढ़ाई भी मैनेज करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है उज्जवल। देखो, चैलेंजेस सबके साथ होते हैं, और ये मतलब ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है स्ट्रगल का, बट अगर ये 3-4 साल आपने डेडिकेटली दे दी है ना अपनी लाइफ को, तो आगे की लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। या तो मतलब ये जो एज है इसमें एंजॉय करो 5 साल, और बाकी की बची हुई पूरी लाइफ 70 साल परेशान हो, या ये 5 साल मेहनत कर लो, 70 साल अपने आराम से स्पेंड करो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बार अपना ऑफिस भी दिखाओगे आप सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। बहुत अच्छा ओपन किया है आपने। ओके, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपने लिए हैं। यस सर, सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। और बाकी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज और भी कहूंगा कि अगर आप ऑफिस नहीं भी स्टार्ट कर पा रहे हो ना इनिशियली, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आपके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो आपके लिए आ रहे हैं, आपको जानते हैं, या तो ऑनलाइन से आ रहे हैं, ऑनलाइन से आ रहे हैं तो आपके ऑफिस से उनको मतलब नहीं है। लेट से आपका फर्स्ट क्लाइंट जैसे उज्जवल के आए हैं, तो उनको मतलब ही नहीं है ना ऑफिस कैसा है, कहाँ है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उनको तो ओवर द कॉल डील करना है। आपको जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, या आपके नियर बाय है, वो आपको जानते हैं, तो उनको ऑफिस से मतलब नहीं है। सो इनिशियली अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से ऑफिस ओपन करना, दैट्स टोटली ओके। बट एक चीज कहूंगा, अर्न करो, खर्च मत करो उसको, उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए। उज्जवल की एक चीज ये भी मुझे अच्छी लगी है कि ये अर्न करते रहते हैं और री इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे अपनी स्टडी में, चाहे अपने ऑफिस में। तो यस सर। वो, क्योंकि जब तक आप री इन्वेस्ट करते रहेंगे इनिशियल ईयर्स में, तो ग्रो कर पाओगे, उसके बाद फिर पैसा खर्च करने के लिए ही होगा, क्योंकि जितना सेटअप करना था वो तो कर चुके हैं, उसके बाद तो इनकम ही इनकम है। सर क्लाइंट ऑफिस में तो हमें लगता है मंथ में 1-2 क्लाइंट आ जाते होंगे, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर सब तो घर से ही बैठे, सबको काम चाहिए, और मैं हाँ, सबको सर्विस होम टू होम प्रोवाइड भी कर देता हूँ, तो इस वजह से वो खुश भी रहते हैं, और अभी तो वैसे क्योंकि भी आजकल कोई अपना बिजनेस छोड़ के आना नहीं चाहता। सही बात है। और कोविड के कारण वैसे भी ऑफलाइन फेस टू फेस मिलना करना, ये तो 2 महीने के लिए खुलता है, 3 महीने के लिए बंद हो जाता है। बार बार ओपन, बार बार क्लोज, और अभी तो पता नहीं कितनी वेव्स, कितने वेरिएंट्स आने बाकी है। यस सर। सो मतलब ऑफिस ओपन होना बहुत अच्छा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक अपना भी रूटीन बनता है, एक एनवायरनमेंट भी बनता है, और जो क्लाइंट फर्स्ट टाइम अगर आपसे मिल रहा है, एक आप ऑफिशियल एड्रेस भी दे सकते हो, वो मिल रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी इंप्रेशन क्रिएट होता है। बट अगर नहीं है, दैट्स टोटली ओके, फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और उज्जवल, आप और कोई भी बात शेयर करना चाहोगे सबके साथ, एनीथिंग और तो रिलेटेड? सर, और आपको सबसे ज्यादा थैंक यू, और स्मार्सियस कॉमर्स एकेडमी, स्मार्सियस नाम ही नहीं है, बट उसके अंदर सब कुछ वैसा है ही कि वो स्मार्सियस है, स्मार्ट एंड जीनियस, ये जो है ये रियल है, अच्छा, ये चीज क्योंकि आपको वहां शायद, से, बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि आपने बताया भी था कि इसका नाम स्मार्सियस है, तो मैं भी पहले सोच रहा था ये स्मार्सियस क्या नाम है, फिर बाद में पता चला स्मार्ट एंड जीनियस, तो स्मार्ट तो स्मार्सियस है, बट जीनियस मेरे सर हैं। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे अभी रिकॉल हुआ है, शायद ये मैंने जब आपको फर्म का नेम कैसे रखते हैं वो सिखाया था, तो उस टाइम पे ये चीज बताई थी कि यस सर, स्मार्शियस और भी अब मैंने 2 वर्ड मेरे में।
मेरे भी ऑफिस का नाम आप ही ने दिया था, ब्राइटेक्स। उज्जवल का इंग्लिश ब्राइट और टैक्स को मिला के वो ब्राइटेक्स बना था। हाँ, ब्राइट इसलिए दिया था, उज्जवल का इंग्लिश ट्रांसलेट था। राइट। क्योंकि देखिए मैं स्टूडेंट्स को भी यही चीज समझाता हूँ कि कंटेंट कंज्यूम करना, रिटर्न फाइलिंग सीखना, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता है। अगर रिटर्न फाइलिंग की सीखनी है तो यूट्यूब पे और गूगल पे थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट है, फ्री कंटेंट है। तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है पेड कंटेंट की तरफ जाने की, चाहे वीडियो क्लासेस हो गई या कुछ भी। बट बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि एक्चुअल में आप कंसल्टेंसी कैसे दे रहे हो। क्योंकि क्लाइंट आपके पास रिटर्न फाइल कराने के लिए भले ही आ रहा होता है, बट वो आपके पास रुकता और फीस इसलिए देता है क्योंकि आप उनको कंसल्टेंसी कैसे दे रहे हो। आप अपनी फर्म ग्रो कर पाते हो, वो इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्म ग्रो कैसे करनी है, अपनी प्रैक्टिस कैसे ग्रो करनी है। जब तक वो नहीं पता है तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या होगा, नॉलेज हो जाएगी, सिर्फ लिमिटेड रह जाओगे, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे या आप ग्रो नहीं कर पाओगे, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। जब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे अपने आप को बाकी सबसे, कुछ यूनिक क्वालिटी नहीं दे पाओगे, तो फिर दिक्कत है। तो मैं स्टूडेंट्स मतलब यही समझाता हूँ कि क्वालिटी पे फोकस करो, चीजों पे फोकस करो, अदरवाइज ये सारी दिक्कतें हमेशा रहेंगी रहेंगी। सर मैं जब आपका जीएसटी का कोर्स ज्वाइन किया था तो उसके साथ साथ मैं जीएसटी का लॉ बुक भी कभी कभी देखता रहता था खाली समय में कि क्या है लॉ में, वहां से भी नॉलेज मिलती रहती थी। हाँ, तो क्योंकि आपने पहले तो कंपनी स्टार्टिंग से में लॉ समझ में ही नहीं आया, हाँ, बट धीरे धीरे डिक्शनरी से ये सब समझ में आया, धीरे धीरे सब कुछ। और आपका एक ई बुक आया हुआ था लॉ का, वो भी मैंने पढ़ा हुआ था। सीए फाउंडेशन के लिए क्योंकि था वो। सी में लॉ था तो उस वजह से थोड़ा सा समझ में आ जा रहा था। राइट 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 राइट। ये चीज है, देखिए मतलब जो कोर्सेज हैं उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, उसके बाद आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। या फिर आपको अर्न कैसे करना है, क्लाइंट कैसे बनाना है, सब कुछ उसमें एक पूरा अर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम है। मैं इसको कोर्स कहने से बेटर, मुझे बेटर लगता है सही वर्ड, अर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम की पूरा आपको एक प्रोग्राम मिल गया। बट उसके बाद के एफर्ट्स वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि जैसे अभी उज्जवल आप चीजों को सीखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, एक चाह है कि हाँ मुझे इंप्रूव होना है, बेटर बनना है, बेटर क्वालिटी का सर्विस देनी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कंफर्म हो जाएगा कि इस कोर्स के बाद मेरे ख्याल से आपको कभी किसी और कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आपने ये किया है कोई कोर्स इससे एडवांस, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जो भी आपको रिसर्च करनी है आप सेल्फ कर सकते हो, कहीं पे भी अंडरस्टैंडिंग करनी, बट वो करनी जरूरी है ग्रोथ के लिए, है ना। सो बस यही मेन मुझे था, मैंने कहा आपके साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूँ आपका, सो दैट कि कैसे इस एज में इंडिविजुअली, मतलब आपको तो किसी का सपोर्ट भी नहीं रहा है मेरे ख्याल से, कोई पार्टनर वगैरह या कोई भी नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं कोई नहीं। तो फिर इतना सब अचीव करना है। स्टार्टिंग में तो सबने डिमोटिवेट किया था, स्टार्टिंग में सबने डिमोटिवेट किया था क्योंकि मेरे घर में 2 इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है। तो बोले कॉमर्स लेना बेकार है। बट एक नया सब्जेक्ट था कॉमर्स, मैं ट्यूशन में पढ़ के देखा था तो मुझे कॉमर्स अच्छा लगा, नया सब्जेक्ट है तो इसलिए वो और भी अच्छा लगा। और उस समय मेरा कॉमर्स में टैक्स में भी मुझे थोड़ा सा टैक्स अच्छा लगता था तो मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, ये चीज मतलब अभी तो इतने स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन अपनी बीटेक कर ली, सब कर लिया, उसके बाद की सर जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट में मिल रही है तो वो 5-10 हजार रुपए की जॉब मिल रही है और उसमें 12-12 घंटे काम करो, वहां पे स्टैंडिंग ड्यूटी है, सब चीज है, तो वो इसमें करियर बनाते हैं। और मतलब स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं ना, तो जब लगता है एक डर होता है मन में कि जीएसटी ना बहुत हार्ड है, उसमें पता नहीं कितने चेंजेस आते रहते हैं, हर महीने कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। एक यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के डरा देते हैं सब कि ये चेंज आ गई, ये चेंज आ गया। और बट कंसेप्चुअली अगर सब चीजें सीखी हो ना तो फिर पता चलता है कि अरे कुछ भी नहीं है चेंज। अब मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 साल में कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज आया, सिर्फ 1-2 बार चेंज आए हैं कंसर्न जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी माइनर माइनर चेंजेस होते हैं किसी पर्टिकुलर उस पर आ गया। जीएसटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जीएसटी में भी और फूड लाइसेंस में भी यही है कि ऑफिसर का नोटिस, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, बट वो रीजन हमें पता है क्या होता है, बट मैं उनका सिर्फ रिप्लाई करता हूँ, आज तक मैं मिलने गया ही नहीं।
इसमें भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जैसे कभी नोटिस आता है ना, एक तो क्या है कि नोटिस जैसे आपने कहा आपको पता चल गया, वो 2-3 नोटिस रिपीट होते हैं, उनके रिप्लाई भी फिक्स ही रहते हैं कि वो रिप्लाई करने हैं। आप क्लाइंट को ये चीज स्टार्टिंग में कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। इनिशियली एकदम मत कहो, बट जैसे ही थोड़ा सा आपका सेटअप होता है, क्लाइंट को कहो कि ये हमारी रजिस्ट्रेशन की फीस है, और उसके बाद नोटिस की फीस ये होगी, और अगर वो वो हो जाता है, आपका डिसअप्रूव हो जाता है, तो हम इतनी फीस आपको रिफंड कर देंगे, और अगर आप री रजिस्टर कराएंगे तो इतनी फीस है। तो उस क्राइटेरिया से क्या होता है, मतलब लेट्स से जस्ट एक रफ फिगर, आपने कह दिया कि मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की फीस 1000 रुपीज है, ठीक है। उस पे अप्रूवल जैसी हो जाएगा, फर्दर मुझे 1000 रुपीज हो गए, टोटल जो है 2000 रुपीज इसकी फीस है। तो अब 1000 रुपीज मुझे एडवांस हो गए, मैं अप्लाई करूंगा, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आप मुझे 1000 रुपीज और पे कर दोगे। अगर नोटिस आ जाता है तो नोटिस का रिप्लाई 500 रुपीज नोटिस का रिप्लाई है। और अगर वो डी मतलब वहां से अप्रूवल नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा कि आप कह सकते हो कि मैं आपके 500 रिफंड कर दूंगा, मतलब टोटल डिडक्ट कर दूंगा। जैसे 2500 हो गया ना, तो उसमें से 500 लेस, मतलब टोटल 2000 आपसे लिए। तो इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। तो उसमें क्या, रिप्लाई करने में भी आपके ऊपर बर्डन नहीं है। या फिर बंडल में आप उस चीज को फ्री रख सकते हो कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कराओगे हमसे, तो फिर हम आपको ये रिप्लाई हम फ्री ऑफ कोर्स कर देंगे। तो इस तरह से इनिशियली आप बंडल रख सकते हो। तो वहां पे क्या है कि क्लाइंट को भी पता होता है और सब चीजें ओके रहती है, आपको भी दिक्कत नहीं आती है। फिर रिप्लाई आया तो आप क्या, चलो कोई बात नहीं, रिप्लाई आया तो अब मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिवेन्यू भी मिल रहा है। सो वो चीज ओके हो जाती है, ठीक है। सो मेरी विशेष आपके साथ बहुत अच्छे से यही है कि अभी जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हो उसमें 100 टाइम्स स्पीड से ग्रो करो, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करो, और मल्टी ब्रांचेस ओपन करो, सिर्फ अपने सिटी में नहीं बल्कि बाकी सिटीज में भी ओपन करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय।